हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं एक नए और रोचक एपिसोड के साथ। आज हम यहां पर बात करेंगे उस डेली डोज के सेशन की जो आपका किसी समय में सबसे पसंदीदा हुआ करता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसके अब तक 40 एपिसोड आपके सामने रखे गए, जिसमें हमने 200 से ज्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपके सामने रखा, लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से उसके मीनिंग को समझने की कोशिश की। जी हां, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको इस तरीके से इसकी मीनिंग को रट लेना है। मैंने वहां पर एक कनेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश की। मैंने बताया कि मिला जुला करके अमूमन एक सेंस जो क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस की मीनिंग उससे मिलती जुलती होती है। और उस आधार पर हमने उन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग आपके सामने रखे। सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमने एक एक एग्जांपल भी आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस अभी भी आपके जहन में होंगे, और अगर नहीं है तो अब समय है यहां पर उसको एक बार रिवीजन करने की, क्योंकि बहुत जल्द फिर से जितने एपिसोड नए जुड़े हैं और आगे जो मैं जोड़ूंगा उस पर फिर से मैं असेसमेंट टेस्ट लेकर के आने वाला हूं। और यहां पर यह बहुत जरूरी है कि जो आप पढ़ते हैं वो आपके पास रहे, तो इसमें समझना उस लॉजिकल अप्रोच को बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बने रहिए मेरे साथ। यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार किसी इडियम्स एंड फ्रेजेस की मीनिंग हम किस प्रकार निकालते हैं। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की श्रृंखला के 41वें सेशन के साथ। 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस एक एक करके आपके सामने रखेंगे, उसकी मीनिंग को डिकोड करेंगे और सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एक एक एग्जांपल भी आपके सामने हम रखेंगे। तो फटाफट बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस इस सेशन में लिए गए हैं, उसकी मीनिंग क्या है और सेंटेंसेस में उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक पहले की तरह ही एक एक करके हम आपके सामने इडियम और फ्रेज को रखेंगे, डिकोड करते हुए लॉजिकल अप्रोच के माध्यम से उसकी मीनिंग को हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि अगर कभी भी कोई नया इडियम एंड फ्रेज आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ भी सेंटेंस में दिया हुआ है, कोई पैराग्राफ आ गया जहां पर कि आपको वो इडियम दिख गया जो आपने नहीं पढ़ा है, तो संदर्भ के हिसाब से कैसे मीनिंग डिकोड करके आप समझ सकते हैं, ये क्षमता आप में जाग जाए। ऐसे मैं चाहूं अगर सीधे सीधे मीनिंग बता दूं तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा, और 5 क्या, मैं तो 5 से 10 मिनट में 10 की मीनिंग बता दूं। फिर लेकिन होगा क्या, आपको रटना पड़ेगा, और जब आप रटेंगे तो भूलेंगे। उसके बाद जब हम मीनिंग समझ लेंगे तो उस इडियम या फ्रेज को सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एग्जाम्पल भी आपके सामने रखेंगे। इसीलिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। जब यह सेशन समाप्त हो जाए तो मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि आप जो 5 इडियम्स और फ्रेजेस आप सीखते हैं आज, उस पर एक एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना करके नीचे कमेंट में लिखिए जरूर, ताकि मुझे यह संतुष्टि हो कि हां, मैंने जो ये प्रयास किया वो आप तक पहुंचा, आपने सीखा और ये सफल हुआ। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए सेशन की शुरुआत करें। आज के 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस में से जो पहला है वो है बाइट द डस्ट। अब इसकी मीनिंग को देखिए। इसका जो अर्ली साइटेशन देखा जाता है, जो इसकी किताबों में देखी गई उपस्थिति, वो 1600-1700 ईस्वी में 1750 के आसपास देखा गया। इसका जो मीनिंग था वो इसको कह सकते हैं, बाइट द डस्ट को पहले जो लिखा जाता था लिक द डस्ट भी। लिक का मतलब चाटने, धूल चाटने से मतलब है कि कहीं ना कहीं धाराशायी होना, दम तोड़ देना, जो है हार जाना, समाप्त हो जाना, इस सेंस में धाराशायी होना, दम तोड़ देना। अब इसको लॉजिकली अगर आप देखिएगा तो बाइट का मतलब होता है खाने से, निवाला से, कौड़ से। डस्ट कोई भी इंसान साधारण नॉर्मल परिस्थिति में जब वो स्वस्थ है वो खा नहीं सकता है, उसे चाट नहीं सकता। धूल चाटने का मतलब है जमीन पर गिर जाना, तभी यह संभव हो सकता है। और इसका मतलब क्या है
कि आप जिस पद में हैं, अगर आप ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं या आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है, तब भी ऐसा होता है कि आप जो है अपने ओहदे से, अपने रेपुटेशन से नीचे फील करते हैं, उस सेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बाइट द डस्ट का जो पहला मीनिंग आया वो आया ह्यूमिलिएटेड। दूसरा क्या है, मैंने कहा धाराशायी हो जाना, दम तोड़ देना, तो फेल और कम टू एन एंड, इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर यह भी कह सकते हैं टू एंड इन फेलियर, सिंपल सा है। तो बाइट द डस्ट का मीनिंग जो आया, हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे धाराशायी हो जाना, दम तोड़ देना। इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं ह्यूमिलिएटेड, फेल और कम टू एन एंड, टू एंड इन फेलियर। कई तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब है बाइट द डस्ट को लिक द डस्ट भी आप समझ सकते हैं। ये पहले यूज होता था, आजकल यूज होता है बाइट द डस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हिज करियर बिट द डस्ट व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब। हिज करियर बिट द डस्ट व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब, मतलब है कि उसका करियर समाप्त हो गया जब उसने अपनी नौकरी खो दी। उसका करियर समाप्त हो गया जब उसने अपनी नौकरी खो दी। आज के सेशन का जो अगला ईडियम और फ्रेज है वो है नेक ऑफ द वुड्स। अब देखिए यहां पर दोनों शब्द जो इस ईडियम में शामिल है, एक तो है नेक, दूसरा है वुड्स। ये आपको आसान लग रहा होगा, नेक का मीनिंग आप गर्दन समझ रहे होंगे, तब ये मिसमैच कर रहा होगा, लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया भाई, जंगल की गर्दन। इस तरीके से मीनिंग नहीं, यहां पर एक मीनिंग है जो शायद आप परिचित नहीं होंगे, मैं बताता हूं, आप लिख करके मुझे बताइएगा क्या आप ये जानते थे। वुड्स का मतलब तो जंगल से है। ये जो नेक शब्द है ना, ये अमेरिकन कॉलोनिस्ट द्वारा यूज किया जाता था अपने नए घर के जियोपॉलिटिकल फीचर को बताने के लिए। मतलब है कि आसपास का परिवेश, इलाका, उसके वर्णन करने के लिए जो है उसको जब वो एक्सप्लेन करते थे तो उसके लिए वो नेक शब्द का यूज करते थे। दैट मीन्स उससे जो नेक ऑफ द वुड्स का मतलब यहां इस संदर्भ में क्या फिट बैठता है इस ईडियम में नेक ऑफ द वुड्स कहने का, तो उस समय में जो कॉलोनियां बसती थी वो कहीं ना कहीं जंगल पास परिवेश को हटा करके जो फेवरेबल होता था जगह वहां पर बसाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो जंगल के वो उसके इलाके में आते थे, एरिया में आता था, नेबरहुड में आता था। तो ये जो ईडियम है नेक ऑफ द वुड्स, इसका मीनिंग क्या आया? इसका मीनिंग आया एरिया, या फिर कह सकते हैं एरिया वेयर यू आर, या फिर आप नेबरहुड से इसका मीनिंग ले सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है, नेक ऑफ द वुड्स कहने का मतलब क्या हो गया, एरिया और नेबरहुड, या फिर एरिया वेयर यू आर। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू इन दिस नेक ऑफ वुड्स, मतलब है कि मैं आपको इस इलाके में देखकर आश्चर्यचकित हूं, मैं आपको इस इलाके में देखकर आश्चर्यचकित हूं। आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू इन दिस नेक ऑफ वुड्स। आज के सेशन का जो अगला ईडियम और फ्रेज कहिए वो है ज़्यूडस किस। अब देखिए इस ईडियम को समझने के लिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, और बहुत सारे लोगों को इसका संदर्भ पता भी होगा और आसानी से आप उसकी मीनिंग इस कहानी को सुन करके समझ जाएंगे। देखिए ज़्यूडस ने जीसस को किस किया था ऐसा बाइबल में वर्णित है, लेकिन क्या उस किस का उद्देश्य प्यार दर्शाना था, एफेक्शन था, रिलेशन था, कनेक्टिविटी थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर ज़्यूडस ने ऑथोरिटीज जो कि जीसस को अरेस्ट करने वाले थे वो नहीं जानते थे कि जीसस कौन है। तो ज़्यूडस ने उन ऑथोरिटीज को यह कहा कि वहां जिस व्यक्ति को मैं किस करूंगा आप ये समझ जाइएगा कि वो जीसस है, और इस तरीके से ये पहचान हो जाएगी कि जीसस कौन है ताकि ऑथोरिटीज उन्हें अरेस्ट कर सके। तो यहां पर क्या है कि इसकी जो इस कहानी का जो मूल भाव निखर करके सामने आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्यार, रिलेशन, कनेक्शन, एफेक्शन शो करता है, बट उसका छिपा हुआ जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी भरा है। मतलब है कि प्यार के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, रिलेटिव्स के रूप में अगर कोई आपको धोखा दे रहा हो तो उस तरह के एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं ज़्यूडस किस। ये बाइबल में वर्णित कहानी से लिया गया है और ये ईडियम एक्चुअली वहीं से कनेक्टेड है। तो यहां पर जो इसका मीनिंग आता है एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल, सिंपल सा है, आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक्ट कैसा है, बिट्रेयल का। लेकिन यहां पर एक बात है कि ये नॉर्मल बिट्रेयल नहीं है। एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल स्पेशली वन डिस्गाइज्ड एज अ गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप।
मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुनिए, एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल स्पेशली वन डिस्गाइज्ड एज अ गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब है कि ठीक है, यहां मैंने नाम फ्रेंडशिप का लिया, वो कह के समझाया, लेकिन आप समझिए कि अपनत्व का लिबास पहनकर, रिलेटिव का लिबास पहनकर, प्यार, अफेक्शन और कनेक्शन का लिबास पहनकर कोई अगर बिट्रेयल का एक्ट करे आपके साथ, तो वहां पर जो यूज करते हैं ईडियम, उसके लिए यूज करेंगे ज्यूडस किस। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं डोंट ट्रस्ट हिम, हिज लव इज अ ज्यूडस किस। डोंट ट्रस्ट हिम, हिज लव इज अ ज्यूडस किस। मतलब है कि उसका भरोसा मत करो, उसका प्यार एक धोखा है। जी हां, प्यार के रूप में धोखा है, मतलब है कि उसका भरोसा मत करो, उसका प्यार एक धोखा है। डोंट ट्रस्ट हिम, हिज लव इज अ ज्यूडस किस। आज के सेशन का जो अगला इडियम और फ्रेज है वो है बैड ब्लड। अब देखिए बैड ब्लड का क्या मतलब है, बड़ा ही आसान सा है, तोड़ लीजिए। बैड का मतलब बुरा से, और ब्लड का मतलब कहीं ना कहीं से फीलिंग्स, इमोशन, कनेक्टिविटी, रिलेशन, इसको एस्टैब्लिश करता है। हम ब्लड को इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इमोशन, फीलिंग्स, कनेक्शन, रिलेशन, है ना, कनेक्टिविटी को। तो बैड ब्लड का मतलब क्या हो गया? इल फीलिंग्स, या फिर कह सकते हैं फीलिंग्स ऑफ हेट बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट इन पास्ट। मतलब है कि पुराने किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से जो हेट वाली फीलिंग्स लोगों के बीच में आ गई है, उसके लिए आप कह सकते हैं बैड ब्लड। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द बैड ब्लड क्रिएटेड बाय द डिस्पोजिशन ऑफ दिस इलेक्शन विल नॉट डिसअपियर क्विकली। क्या है? द बैड ब्लड क्रिएटेड बाय द डिस्पोजिशन ऑफ दिस इलेक्शन विल नॉट डिसअपियर क्विकली। मतलब है कि ये इलेक्शन के प्रवृत्ति और स्वभाव की वजह से जो ये फीलिंग्स जो है, बैड फीलिंग्स, इल फीलिंग्स जो क्रिएट हुई है, वो जल्दी डिसअपियर नहीं होगी। द बैड ब्लड क्रिएटेड बाय द डिस्पोजिशन ऑफ दिस इलेक्शन विल नॉट डिसअपियर क्विकली। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम और फ्रेज है वो है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब देखिए इसको बड़ी आसानी से समझिए। इसका एक संदर्भ पुराने जमाने के लोगों की आदतों पर कह लीजिए, या फिर वो जो कहानियां हमें सुनाई जाती थी उस पर है कि पुराने जमाने में लोग अपनी बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, इसको अक्सर जमीन के नीचे किसी बर्तन में डाल करके रख देते थे और निशानदेही के लिए उसके ऊपर कोई पत्थर रख देते थे। जब कभी भी कोई व्यक्ति या चोर या किसी को उसकी तलाश होती थी जो वो नहीं जानता था कि वो कहां है, तो जितने भी आसपास के पत्थर होते थे वो सबको पलटता था उसको ढूंढने के लिए। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का क्या मतलब है कि यूज ऑल अवेलेबल मींस जितने भी साधन उपलब्ध हैं सबका प्रयोग करना, वो चाहे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हो या किसी चीज को करने के लिए हो। तो यहां पर सीधा सीधा बड़ी आसानी से मीनिंग समझ में आ गया। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है यूज ऑल अवेलेबल मींस। या फिर दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो कह सकते हैं ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब है कि हर तरह के एक्शन को या जो उपलब्ध है वो करना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या किसी चीज को पूरा करने के लिए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब है, साधारण शब्दों में कहिए, यूज ऑल अवेलेबल मींस। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द रिसर्चर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन देयर सर्च फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। द रिसर्चर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन देयर सर्च फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब है कि रिसर्चर ने हर एक प्रयास किया, हर एक उपलब्ध प्रयास किया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तलाश में। द रिसर्चर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन देयर सर्च फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में शामिल किए गए ये 5 इडियम्स और फ्रेजेस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ऐसे अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कुछ भी ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं, नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। आज के सेशन में वैसे एक क्या 2 कह सकते हैं जो बड़ा ही आसान है। एक तो बैड ब्लड, दूसरा बाइट द डस्ट। ये काफी सुना हुआ लगता है, सभी लोग अमूमन उम्मीद करता हूं कि आप सब जानते होंगे। आज के सेशन में जो 5 इडियम्स और फ्रेजेस हमने शामिल किए उसमें पहला था बाइट द डस्ट, दूसरा था नेक ऑफ द वुड्स। बाइट द डस्ट का मतलब है फेल और कम टू एन एंड या फिर टू एंड इन फेलियर। दूसरा जो नेक ऑफ द वुड्स था उसका मतलब एरिया या फिर नेबरहुड से। तीसरा जो हमने शामिल किया जुडास्किस मतलब था एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल स्पेशली वन डिस्गाइज्ड एज अ गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। जो चौथा था वो था बैड ब्लड, इसका मतलब है इल फीलिंग्स। और जो आखिरी हमने शामिल किया वो था लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब है यूज ऑल अवेलेबल मींस। अब यहां पर
आपके लिए एक काम बनता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस पांचों पर आप 1 या 2 सेंटेंस बना करके नीचे कमेंट में लिखिए। मैं उसे व्यक्तिगत तौर से देखूंगा, क्या गड़बड़ी हुई, किस तरीके से बनाया, क्या सुधार होना चाहिए, कोशिश करूंगा कि मैं उसको सुधार करवा पाऊं। खैर, अब आपका दूसरा काम यहां पर है कि इससे पहले जो 40 एपिसोड आपके सामने रखे गए हैं, अगर आपने उसका रिवीजन किया है, वो आपके जहन में है, तो तैयार रहिए, बहुत जल्द हम इसके असेसमेंट टेस्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आपने अगर नहीं किया है तो 1-1, 2-2 एपिसोड करके आप उसको रिव्यू कर लीजिए। जहां पर कोई कठिनाई हो नीचे लिख करके पूछिए, जल्द से जल्द हम उसका निदान लेकर के भी आपके सामने उपस्थित होंगे। समय है यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इसी के अगले एपिसोड में 5 नए इडियम्स और फ्रेजेस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जाने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। मैं यहां पर बस एक ही बात कहूंगा कि अपनी नियमितता रोकिएगा नहीं, धीरे धीरे ही सही पढ़ते जरूर रहिएगा। अगले दिन उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।